हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू आवर क्लासेस। अच्छा, बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। 2 या 3 बच्चे नोट्स भेजे हैं, बाकी बच्चे नहीं भेजे हैं। आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। क्लियर? देखो, हम लोगों का क्लास कल से स्टार्ट हुआ था, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, अभी भी लाइट नहीं है और बारिश हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग क्लास ले लेंगे। पार्ट 2 है, पार्ट 2 का वीडियो मैं आप लोग को भेज रही हूँ। अच्छा, पार्ट 2 में हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? न्यूक्लियस तक पहुँच गए थे। न्यूक्लियस शुरू होने वाला था। क्लियर? बारिश बहुत तेज हो रही है बेटा, नो प्रॉब्लम, हम लोग पढ़ाई करेंगे। ओके, न्यूक्लियस तक हम लोग पहुँचे थे। देन व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या है? हम लोग का सेल का सेंटर में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिर्फ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर करेंगे, दिस इज आवर न्यूक्लियस। ओके, अच्छा, न्यूक्लियस जो है उसका मेन कंटेंट क्या है? न्यूक्लियस का कंटेंट क्या होता है हमारा? डीएनए एंड क्रोमोसोम। क्या होता है? डीएनए एंड क्रोमोसोम। अच्छा, सबसे पहली बात, न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ नॉट सिंगल लेयर, इट इज डबल लेयर। क्लियर? डबल लेयर स्ट्रक्चर मतलब इसका जो स्ट्रक्चर ऐसा करके गया है, बीच बीच में बहुत सारा पोर्स भी होगा। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर हमारा गया है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्लियर? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड pores are present. Pores are present for transfer of the material from nucleus to cytoplasm. क्लियर? उसके बाद इसके अंदर बहुत सारा क्रोमैटिन मटेरियल होता है। क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल। There are thread-like structure are present known as your chromatin material. Only at the time of cell division, these are visible as rod shape, and these are nothing but your chromosomes. इसको कहाँ कहा जाता है? क्रोमोसोम। इसको कहा जाता है क्रोमोसोम। ओनली एट द टाइम ऑफ डिवीजन, सेल डिवीजन, इट शोज एज रॉड शेप स्ट्रक्चर एंड इज नोन एज योर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, या तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है। इसको कहा जाता है क्रोमोसोम। और इसका मेन जो बेसिक थिंग है, दैट इज नोन एज योर डीएनए। उसको क्या कहा जाता है? डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। याद रखना, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम कंटेन्स डीएनए एंड प्रोटीन। तो क्रोमोसोम के अंदर मेन कंटेंट क्या होता है? डीएनए एंड प्रोटीन होता है। तो डीएनए एक्चुअली है क्या? ठीक है, आप लोग आगे जाके 10th क्लास में पढ़ोगे। हम लोग जो हमारे पेरेंट्स से हम लोग जो आए हैं, और हमारे जैसे जनरेशन टू जनरेशन, आपने दादा दादी से आपके मम्मी पापा आए, आपके मम्मी पापा से जैसे आप लोग आए, ठीक है, इस तरह से जो जनरेशन आया, क्या ट्रांसफर हो रहा है? कैरेक्टर्स। तो ये कैरेक्टर जो ट्रांसफर होता है, जो इनहेरिट हो रहा है, वो कैरेक्टर्स किसके अंदर है? हमारा जीन के अंदर है। तो जीन कहाँ पर है? डीएनए। स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज योर जीन। हो गया। सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड जीन। ठीक है, इसको सम पार्ट को हम क्या बोलेंगे? जीन कहा जाएगा। जीन हम लोग बोलते हैं ये तो काला है, उसकी मम्मी पापा, हाँ उसके जीन में होगा। स्किन ऐसा उसका है, हाँ उसके जीन में होगा। तो जीन कहाँ से आया? क्रोमोसोम के अंदर से। ठीक है, क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट को जीन कहते हैं, और इसमें ही हमारा कैरेक्टर होता है जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, नेक्स्ट। लेकिन ये तो है नॉर्मल क्रोमोसोम, नॉर्मल न्यूक्लियस का स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्रोमोसोम है और प्रोटीन है, और ये बेसिक सेंट्रल पार्ट। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, आप लोग 8th क्लास में देखे थे, ओनियन जब हम पील निकाल के देखे थे, उसके अंदर हल्का सा स्पॉट बीच में था, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। उसी तरह से ह्यूमन सेल में भी 6 सेल से लेके हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि हमारा कैसे न्यूक्लियस होता है। ओके, लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म में ऐसा न्यूक्लियस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ बैक्टीरिया, double membrane or double membrane structure is absent in case of nucleus. That type of nucleus is known as your nuclear. Okay, in some organisms like bacteria, nuclear membrane absent, only some patches of DNA are present, that is known as your nuclear. उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर। आपके बुक में दिया है किस तरह का स्ट्रक्चर है उसका? सिंपल स्ट्रक्चर है, देखो। फॉर एग्जाम्पल, उसका न्यूक्लियर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, उसका फ्लैजेला है, सम पैचेस ऑफ डीएनए आर देयर, दिस इज नोन एज योर न्यूक्लियर। क्लियर? दिस इज नोन एज योर न्यूक्लियर।
This bacteria also contain ribosomes, but there are so many other cell organelles are also present, but in case of bacteria these all cell organelles are absent. Clear? इसी को पॉइंट पे रख के हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे, दैट इज योर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक. क्लियर? देखो अभी हम बोल रहे हैं कि इस टाइप का ऑर्गेनिज्म है जिसमें सब कुछ है, एक ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें सब कुछ नहीं है. जिसमें सब कुछ नहीं होगा उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक. ओके, तो प्रो का मतलब याद रखना है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, मतलब पुराना, नॉट ए ट्रू न्यूक्लियस. ओके, उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक. यू मतलब क्या हो जाएगा, योर एडवांस. ठीक है, जो एडवांस वन, पहले तो डिस्कवर हम लोग का हो गया, ये एडवांस वन था. लेकिन प्रोकैरियोटिक क्या है, जो प्रिमिटिव वाला है. प्रिमिटिव मतलब उसमें वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन पूरी तरह से प्रॉपर फंक्शनल न्यूक्लियस उसका नहीं है. ठीक है, ओनली सम पैचेस ऑफ डीएनए आर देयर, दैट इज नोन एज योर न्यूक्लियस. और membrane is absent, there is no membrane, and here nucleus is double membranous structure. Okay, उसके बाद अभी हम पढ़े थे क्रोमोसोम के बारे में. only single chromosome is there in case of prokaryotic, but more than one chromosome is there in the eukaryotic cell. next, membrane bound organelles मतलब हम लोग अभी पढ़ेंगे. वहाँ हमारे सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि हमारा प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है, लेकिन जितने भी हमारा बाउंडेड सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है, बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है, वो सभी के सभी इसमें प्रेजेंट है. और एक चीज है, राइबोसोम प्रेजेंट इन बोथ द सेल, बट ये थोड़ा आपके लिए टफ हो जाएगा, बस इतना बता देती हूँ. इसमें जो राइबोसोम है वो 70s टाइप का है, इसमें जो राइबोसोम है वो 80s टाइप का है. बस इसको आपको याद रखना है. राइबोसोम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक एंड ऑल्सो इन यूकैरियोटिक, बट व्हाट इज द डिफरेंस? 70s type is present in the prokaryotic and 80s ribosome present in the eukaryotic. Okay, न्यूक्लियस के बाद हम आ जाएंगे बाहर, कहाँ पे आएंगे? साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के प्रोटोप्लाज्म होता है. अब हमने पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, उसके बाद हम आ गए न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाद हमारा बचा साइटोप्लाज्म. क्लियर? तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म हमारा होता है जो झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर है. फॉर एग्जांपल मैं आपको उसमें बोली थी एक बड़ा सा बैलून है, उसमें हमने बहुत सारा पानी भर दिया, बहुत छोटा छोटा बहुत सारा चीज डाल दिया और एक बड़ा सा बॉल डाल दिया. अगर बड़ा सा बॉल हमारा न्यूक्लियस हो गया, उसको छोड़ के बाकी जितना जेली फ्लूइड लाइक पानी है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म इज मेनली कंपाउंड ऑफ सम कोलोइडल सॉल्यूशन. दिस सॉल्यूशन इज नथिंग बट योर साइटोसोल. उसको क्या कहा जाता है? साइटोसोल. क्लियर? उसका फंक्शन क्या है? ये एक स्टोर हाउस की तरह है, क्योंकि उसके अंदर सभी सेल ऑर्गेनेल्स है. और ये क्या स्टोर करके रखा है? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स एक्सेट्रा आर स्टोर इन द साइटोप्लाज्म एंड इट इज द लिविंग पार्ट. याद रखना ये इसका लिविंग पार्ट है. ओके, इट कंटेन्स द सेल ऑर्गेनेल. और हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है किसके अंदर रहता है? साइटोप्लाज्म के अंदर. हाँ, कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है. बता सकते हो क्या है? कौन है वो है हमारा वायरस. वायरस एक ऑर्गेनिज्म है जिसका बॉडी आप लोग पढ़ चुके हो. किस क्लास में पढ़े थे? याद करो. हाँ, क्लास 8 में. इसके अंदर ओनली डीएनए इज प्रेजेंट. क्लियर? इसके अंदर हमारे जैसे नॉर्मल सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर नहीं है. क्लियर? ऐसा नहीं है कि साइटोप्लाज्म नहीं है तो और लिविंग नहीं है, क्योंकि वायरस को ना लिविंग कहा गया है ना नॉन लिविंग कहा गया है, इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिकॉज वायरस इज डेड in the absence of host, but in the contact of host it multiplies vigorously. बहुत फास्ट वगैरह. अभी तो सुन रहे हो आप लोग कोविड-19 वायरस है बेटा. ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल्स. ठीक है, तो सेल ऑर्गेन में सबसे पहले आएगा, अभी हमारा क्या है? ये सेल है, ये छोटा सा न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द हमारा क्या है? ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर गया होगा, देख लेना. ठीक है, ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर गया होगा इस तरह से. इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली क्या है? एक नेटवर्क है. नेटवर्क एक बना के, ये क्या फ्रेमवर्क बना के रखा है, जैसे ये स्टेबल रहेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, ऐसे ट्यूब उसके अंदर है. उसको उसका भी मतलब ऐसा है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, वेसिकल्स है, ट्यूबल्स है. ये स्ट्रक्चर
किस तरह से है, उसके चारों तरफ अरेंज हुआ है। किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ अरेंज हुआ है। अब काम क्या है, इसके अंदर कुछ जो न्यूक्लियस के अंदर चीजें हमारे प्रोड्यूस हो गया, उसको ट्रांसफर करके लेके जाएगा विद इन साइटोप्लाज्म, ये सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्लियर। अच्छा, ये होता है हमारा दो तरह का होता है, ये तो मेन नेटवर्क है, दो तरह का होता है, उसको बोला जाता है, एक है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ। नाम से क्या पता चल रहा है, स्मूथ मतलब हमारा जिसका वॉल स्मूथ है, मतलब दाना दाना कोई चीज नहीं है। अगर है उस डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर हमारा वॉल में है, उसको हम बोलते हैं रफ। तो ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर है क्या, दिस इज योर राइबोसोम। अगर हमारा वॉल में राइबोसोम प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर वॉल में राइबोसोम नहीं है तो उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन सब का काम क्या है, देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सॉरी स्मूथ में क्या होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ फैट एंड लिपिड। मेन काम क्या है उसका, फैट एंड फैट लिपिड एक ही नाम है, उसको ये मैन्युफैक्चर करता है। और यही लिपिड और प्रोटीन अगर मिल जाते हैं, हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये टिपिकल नेम्स याद रखना। व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बनाने के लिए हेल्प होता है, कौन हेल्प करता है, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, दिस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसका क्या है, इट प्ले मेजर रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। क्लियर। डिटॉक्सिफाइंग, बहुत सारे पॉइजनस ड्रग्स हमारे सेल के अंदर जब आ जाते हैं, उसको उसकी पॉइजनस को खत्म करता है, कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हमारा आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका काम क्या है, मेनली आपको तो पता चल गया है, राइबोसोम जिसमें है उसको बोलते हैं, बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट सिंथेसाइज प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम में हमारा प्रोटीन सिंथेसिस बनता है, तो ये मेन काम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। क्लियर। ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये था कुछ सेल ऑर्गेनेल्स है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे हमारा क्या गया है, गोल्गी एपैरेटस। देखो गोल्गी एपैरेटस क्या है, इसके साइड में अभी क्या है, ये चाह बाहर की तरफ ऐसे करके स्ट्रक्चर, ट्यूबल्स की स्ट्रक्चर हमारा है, बहुत सारा आपकी बुक में देखना साइड में है। ठीक है, जैसे ये हमारा सेल स्ट्रक्चर हो गया, फिर इसके साइड में हमारा ऐसे करके वेसिकल्स होगा, इसको बोलते हैं गोल्गी एपैरेटस और गोल्गी बॉडीज। दिस इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। कौन डिस्कवर किए थे ये, कैमिलो गोल्गी। उनके नाम के ऊपर इसका, इस ऑर्गेनल्स का नाम बोला गया गोल्गी एपैरेटस। अब इसका क्या काम है, अब देख लो, न्यूक्लियस अभी कुछ मटेरियल बना, सपोज प्रोटीन बना लिया, अब प्रोटीन ने बन गया, उसके अंदर प्रोटीन बनने के बाद ये यहाँ तक पहुंच गया है। अब यहाँ से वहां तक कैसे जाएगा, ठीक है, जैसे मूवर एंड पेकर एक कंपनी है, वो क्या करते हैं, जैसे आप लोग का ट्रांसफर हो गया, वो लोग क्या करेंगे, वो कंपनी को आप लोग ऑर्डर दो, वो सीधे हम घर में आएंगे, सब सामान को पैक करेंगे, पैक करके जाके डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाएंगे। समझ में आ गया, ये काम गोल्गी एपैरेटस का है। अब ये क्या करेगा, ये जो चीज हो गया, इसको क्या करेगा, पैक करेगा, पैक करने के बाद सबको जाके डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा। किसका काम है, गोल्गी बॉडी का। ठीक है, और इसी के अंदर जो हमारा वेसिकल्स ट्यूबल सब होता है, सिस्टरनाइन वेसिकल्स ट्यूबल्स, ये सब ऐसे अलग अलग नाम है, जो पैरेलल स्ट्रक्चर में ऐसे करके गया है, दिस इज योर नोन एज सिस्टरनाइन। ओके, और छोटा छोटा जो ट्यूब में होता है उसको बोलते हैं ट्यूबल्स, जो गोल गोल स्ट्रक्चर में उसको बोलते हैं वेसिकल्स। ठीक है, तो ये सब से हमारा क्या क्या प्रोड्यूस होता है, वैक्यूल्स भी इससे बनता है, इससे क्या बनता है, वैक्यूल्स बनता है। और एक सेल ऑर्गेनेल्स है, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम, जो कि इसी से बनता है। समझ में आ गया। सो व्हाट इज द फंक्शन, packaging and distributing the substance which are produced inside the nucleus and from endoplasmic reticulum transferred to all parts of the cytoplasm. Clear? Okay, next जो हमारा ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या है, आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे, इसको सुइसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सुइसाइडल बैग, अच्छा कौन सुइसाइड करता है, जो अपने आप को खत्म कर देता है उसको सुइसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम का काम क्या है, इसमें बहुत सारा एंजाइम होता है। ठीक है, जब हमारा सेल
मतलब कुछ धीरे धीरे डैमेज होने लगा है, ठीक है, और धीरे धीरे खराब होने लगा है, तब ये क्या करेगा, लाइसोसोम अपने आप को ब्रस्ट करके उस सेल को क्या करेगा, मार डालेगा, काम खत्म। तो बाकी सेल को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रस्ट होने की वजह से हमारा सेल भी क्या होता है, खत्म हो जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्विचरल ब्रेक। और क्या है, सपोज कुछ सेल ऑर्गेनेल हमारा धीरे धीरे डैमेज होता जा रहा है, उसको भी ये ब्रश करके खत्म कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या क्या ये क्या करता है, एक्चुअली हमारे घर को क्लीन रखने का काम करता है। तो हमारे घर में सब डस्टबिन में हम क्या करते हैं, कूड़ा निकालते हैं, साफ करते हैं, फेंकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वन काइंड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम जैसा भी काम करता है, क्योंकि ये अपने आप को खत्म करता है, इसलिए उसको कहा जाता है सुइसाइडल ब्रेक। और हमारे जैसे नेचर को क्लीन करने वालों को हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स, क्लियर। उसी तरह से हम लाइसोसोम को स्कैवेंजर्स भी कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम तो आप लोग सुने हो सभी, बिकॉज हमारा जो रेस्पिरेशन हम लोग पढ़े थे, रेस्पिरेशन मतलब क्या है, रिलीजिंग एनर्जी, ठीक है। हमारा जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, एनर्जी रिलीज होता है, तो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होता है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये कहाँ पे होता है, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, उस टाइम आप लोग पढ़े थे। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज योर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अंदर जो ऐसे फिंगर लाइक फोल्डिंग्स आर देयर, दीस आर नोन एज योर सिस्टर, क्रिस्टा इसको बोला जाता है। और हमारा इसके अंदर ऐसे ऐसे करके छोटा सा रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजोन्स, और क्या कहा जाता है, ऑक्सीजोन्स, ठीक है। ये ऑक्सीजन के अंदर हमारा इस वाल के अंदर फिर जाके हमारा क्या होता है, एटीपी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस होता है, दिस इज योर मेजर साइट ऑफ रेस्पिरेशन और साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। It release energy in the form of ATP. All of you know about the full form of ATP, adenosine triphosphate. Okay, this is a energy rich compound or energy molecule. हमारा जो एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये सभी के सभी किसके अंदर स्टोर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्लियर। और एक चीज नया आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इसके अंदर अपना डीएनए भी है, अपना राइबोसोम उसके अंदर खुद का है, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल बिकॉज some energy are released inside the mitochondria. Energy कहाँ से आता है, when we entering the food, that food is not utilized in our body. Food are utilized in the form of energy, in the form of energy, and that food oxidized in the organelle is known as your mitochondria. Mitochondria के अंदर होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज योर पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज योर प्लास्टिड। क्योंकि देखो अभी हमारा जो हम लोग सभी पढ़े थे, प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है, एक ही डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि हम खाना नहीं बना पाते, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्रीन पिगमेंट नहीं है, ठीक है। वो जो ग्रीन पिगमेंट प्लांट में है, तो कौन सी ऑर्गेनेल में है, दैट इज नोन एज योर प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिक एक सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर हमारा क्या है, ग्रीन पिगमेंट है। तो किस तरह से रहता है, देखो ऐसा नहीं है कि सभी प्लास्टिक में ग्रीन पिगमेंट रहता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कलर वाला चीज है, जिस तरह से आप कह सकते हो आपका क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन पिगमेंट है, और जिसका नहीं होता है, व्हाइट एंड कलरलेस अगर हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट और एक है क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट में ऐसा नहीं है कि एक कलर मतलब एक ग्रीन भी है, एक हमारा क्या कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है उसको, क्लोरोप्लास्ट। और कुछ कुछ कलर भी है, ऑरेंज भी कलर, येलो ऑरेंज और रेड टाइप का कुछ कुछ पैचेस आप लोग पत्ते देखे होंगे, अलग अलग पिगमेंट भी है, ठीक है। तो ये सभी को हम बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। जिसका नहीं होता है उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अगर प्लास्टिक का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इट इज ऑल्सो ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, क्लियर। इसके अंदर बहुत सारा ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारा है, उसको बोलते हैं ग्रानम और ग्राना। क्या कहा जाता है, ग्राना। ऐसे करके बहुत गया है, ऐसे करके बहुत है। और ये जो अंदर लिक्विड है इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा। और जो तो ग्राना है उसको कनेक्टेड जो क्या है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा लामेला, क्लियर।
ये ग्रानुल का एक ही स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, एक को ले लेंगे, एक उसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। उसको क्या कहा जाता है? थाइलाकॉइड। और उसके अंदर जो पिगमेंट है, इस पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। ऑल ऑफ यू क्लियर? प्लास्टिड इज ए सेल ऑर्गेनेल फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल। क्लियर? इसका प्लांट सेल क्यों है? ये ग्रीन पिगमेंट है जिसके जरिए से वो खाना बनाते हैं। मेन फंक्शन क्या है? ये खाना बना। तो इसको क्या कह सकते हैं? किचन ऑफ द, इसको क्या कह सकते हैं? हमारे घर में कहाँ खाना बनता है? किचन में बनता है। तो किचन ऑफ द प्लांट हम बोल सकते हैं, किचन ऑफ प्लांट। और किचन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। तो कहाँ खाना बनता है हमारा? प्लास्टिड में बनता है। और इसका और एक चीज है, जिस तरह से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का उसका खुद का डीएनए एंड क्या था? राइबोसोम था। इसका भी, प्लास्टिड का भी अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम है। क्लियर? और हमारा कौन सा ऑर्गेनेल रह गया है? वैक्यूल। प्लांट सेल में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होता है? बहुत बड़ा सा वैक्यूल सेंटर में होता है, न्यूक्लियस को साइड कर दिया। लेकिन एनिमल सेल में क्या है? एनिमल सेल में बहुत छोटा छोटा वैक्यूल्स है, नहीं तो वैक्यूल्स बहुत एब्सेंट होता है, नहीं तो होता है तो बहुत छोटा होता है। तो ये वैक्यूल का काम है, काम क्या है एक्चुअल है? तो ये आपको पता चल गया, एक स्टोरेज सेक है और स्पेस लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स और टॉक्सिक सब्सटेंस भी होता है। सपोज सेल के अंदर कुछ वेस्ट चीज रिलीज हो गया, ये वैक्यूल्स क्या करेगा? उसको स्टोर करके रख देगा। ठीक है? और जरूरत के टाइम में कुछ अगर चीजें हैं, बॉडी को चाहिए, सेल को चाहिए, ट्रांसफर करके उसको दे देगा। और प्लांट सेल में नॉर्मली हमारा प्लांट सेल बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों होता है? देखो अभी बाहर बारिश हो रहा है, बारिश होने के बावजूद हम लोग घर के अंदर है लेकिन प्लांट बाहर है, धूप में भी सेम हालत। तो उसको क्या स्ट्रांग रहना है, ये जो टॉर्जिडिटी उसके अंदर रहना है, तो उसके सेल के अंदर जो होता है सेल वॉल एक है और एक क्या है आपका? वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या करता है? इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। रिजिड रहता है, स्ट्रांग रहता है, हार्ड रहता है। ठीक है? ड्यू टू वैक्यूल। क्लियर? अच्छा, और एक वैक्यूल आप लोग सुने हो, जिस तरह से आपका एमीबा है, आपका एक खाना देखा, धीरे धीरे ये सूडोपोडिया प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करके क्या करता है? एक छोटा सा वैक्यूल। उस वैक्यूल को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। इसको भी एक वैक्यूल कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? फूड वैक्यूल, वो भी एक वैक्यूल है। तो उसका मेन फंक्शन क्या हो गया? इस बहुत सारा चीज स्टोर करके भी रखता है, जरूरत के टाइम में सेल को देता है, और इसका जो एंड प्रोडक्ट्स टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज सीक्रेट करके ये अपने अंदर रख लेता है। ओके? और मेन डिफरेंस क्या है? लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड स्मॉल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। नेक्स्ट हमारा क्या है? सेल का इंपॉर्टेंस क्या है? अच्छा, आप लोग, हम लोग सेल थ्योरी जो पढ़े थे, सब क्या पढ़े थे? एक सेल है, सेल डिवाइड होते ही दो सेल बनता है, मतलब ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल बिकॉज सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो ये इस बुक में तो नहीं है, आपका जो नया बुक में आया है उसमें दिया है सेल डिवीजन जो है, वो सेल डिवीजन हमारा दो तरह का होता है। सेल डिवीजन हमारा कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। दो तरह का मतलब नॉर्मली सेल डिवाइड हो के ग्रोथ होता है, उसमें इस तरह का सेल डिवीजन होता है। नॉर्मली उसमें किस तरह का सेल डिवीजन होता है? एक सेल दो, एक सेल दो, एक सेल दो। क्लियर? उस टाइप का सेल को हम क्या कहते हैं? इक्वल हो रहा है उसको हम बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन। उसको हम बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इक्वल है। देखो ये 2n, ये 2n, 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 इस तरह से कंटिन्यू होता जाएगा। और एक डिवीजन इस तरह से है, फॉर एग्जांपल ये 2n है, इसमें क्या होगा? इस तरह का स्टेप होगा। ये नॉर्मल बॉडी सेल में नहीं होता, ओनली एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन। ओनली एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन इस टाइप का सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन हमारा कितने तरह का है? दो। एक होता है हमारा माइटोसिस, एक होता है हमारा मायोसिस। क्लियर? तो इसमें क्या है? जो क्रोमोसोम नंबर है जितना है उतना ही रहता है, इक्वल 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 इक्वल, जितना भी जनरेशन जाता है इक्वल होता है। क्लियर? बट मियोसिस क्या है? ये ओनली एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन होता है। गेमेट हमारा क्या है? स्पर्म और एग, फॉर एग्जांपल स्पर्म। ठीक
स्पर्म एग दोनों का काम क्या है बेटा? मीट करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। सपोज ये एन है, ये एन है, जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। उसका फंक्शन है फ्यूजन। अगर 2n डिवाइड होके n नहीं होगा तो फ्यूजन होने के बाद 4n हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए उस टाइप का डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस। तो इस बार हमारा हम क्या हो गया? इक्वेशनल डिवीजन। इसको हम क्या कर सकते हैं? बिकॉज रिड्यूस टू हाफ, इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, बस इतना दिया होगा और कुछ ज्यादा नहीं है आपकी बुक में, तो इतना ही था। फिर 12th क्लास 10th में हम लोग फिर से थोड़ा सा और एडवांस पढ़ लेंगे। व्हाट इज माइटोसिस, व्हाट इज मेयोसिस, इसका क्वेश्चन देखो। अभी आप लोग ये चैप्टर में लगभग मेरा खत्म हो गया है, तो इंटरेस्ट क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज अभी करो घर में, नोट्स भी बनाओ। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में जल्दी में करना है, आप पूरा कंप्लीट करके करो। करने के बाद जो भी जिसको डाउट है मुझे फ़ोन में पूछो या व्हाट्सएप में डाउट क्लियर कर सकते हो। लेकिन सभी बच्चे मुझे नोट्स बना के भेजना है। ओके, बी सीरियस अबाउट योर स्टडीज। आप लोग अभी अगर सीरियस नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप बेसिक फाउंडेशन अभी बनाने जा रहे हो। और एक बात, एनसीईआरटी का जो बुक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का बुक को पूरे अच्छी तरह से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन। उसके बाद जाके हम कुछ रेफरेंस बुक या गाइडलाइन में जाएंगे, क्लियर। और इंटरेस्ट क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का कंसीडर आप लोगों को करना है। उसमें कुछ डाउट होगा तो आप लोग क्लियर करोगे। ओके, ये चैप्टर हमारा अभी खत्म हो गया है। आप अगर मुझे नोट्स कंप्लीट करके दे दोगे, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका लास्ट फिजिक्स, क्लियर। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करना है।